हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9 है। क्लियर है। तो आप लोग सब जानते होंगे स्टूडेंट के क्वेश्चन नंबर 8 को हमने कंप्लीट कर लिया है, सेंट्रॉइड वाला, याद है ना। तो बस एक सवाल है, इसका छोटा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो मैंने बोला इसको भी आज ही कवर कर लूं और हम इसके बाद बढ़ेंगे इन सेंटर के कॉन्सेप्ट पर कि इन सेंटर क्या होता है, उसको अच्छी तरीके से समझने के बाद उसका क्वेश्चन करेंगे। तो इंशाल्लाह पूरी वीडियो में आपको बहुत शॉर्ट करके बताऊंगा, बहुत आसान से बताऊंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। क्लियर है। चले आए जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या लिखा हुआ है, बोल रहे हैं कि सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हु जिसके वर्टिसेस, टू वर्टिसेस मतलब दो वर्टिसेस, वर्टेक्स क्या होते हैं, ये एक वर्टेक्स हो गया, ये दो वर्टेक्स हो गया, इनको मिला के पढ़ेंगे क्या बोलेंगे, वर्टिसेस। क्लियर है। तो R 2,4 एक वर्टेक्स के जो हमारे को कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो क्या है 2,4 है, और जो दूसरा वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं 3,-4। उसके बाद भी आ गया इज फाउंड टू बी, ये जो आपको 3,1 दिया गया है ना स्टूडेंट, ये आपको थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट नहीं दिए गए, मतलब ये जो आपको 3,1 दिया गया है ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स है। क्लियर है इतनी बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी। ये मुझे कैसे पता चला, तो आप ध्यान से देखने आगे क्या बोला हुआ है कि फाइंड करें थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है। तो इससे मतलब क्या पता चला 3,1 क्या होगा, आपके आसानी के लिए बता रहा हूं, क्या होगा जी होगा। जी क्या होता है सेंट्रॉइड। क्लियर है, इंशाल्लाह यहां तक क्लियर होगा। अब ये आपके सामने फिगर बना दी, एक ट्राइंगल बना दिया, और यहां पर फिर एक दफा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूं, मेरी आदत है। क्या है कि सेंट्रॉइड क्या होता है, कोई भी पूछे आप बोलेंगे कि आप कोई भी वर्टेक्स से ट्राइंगल के एक लाइन निकालें, वो जो लाइन निकले वो सामने वाले अपोजिट साइड को जाके दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, उसको हम बोलते हैं मीडियन। इसी तरीके से सब मतलब सब साइडों से एक लाइन निकलेगी, वो जाके क्या करेगी अपोजिट साइड के दो बराबर हिस्से में तकसीम कर देगी। जहां पर ये तीनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, मतलब काट रही होंगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं सेंट्रॉइड। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। इंशाल्लाह क्लियर हो गया। चले अपने सवाल की तरफ पढ़ते हैं। चले, तो मैंने यहां लिख दिया कि लेट ए बी सी, ए के मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिया 2,4 है, यहां देखिए। बी के कोऑर्डिनेट्स को मैंने क्या बोला 3,-4 आ गए, एंड सी के कोऑर्डिनेट्स को मैंने क्या बोला x3, y3, और हमें मालूम है क्या करना है x3, y3 मालूम करना है। बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल के ABC, जिसको हमने बोला है लिख दिया, और एंड जी क्या है, जी तो सेंट्रॉइड है, जी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,1 इज सेंट्रॉइड। क्लियर है इतनी बात, ये तो लिखना पड़ेगा आपको, कॉमन सी बात है। उसके बाद हमें मालूम क्या करना है, ये भी बता दिया मैंने कि वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वेक्टर वर्टेक्स, वर्टेक्स। फॉर एग्जांपल सी, मतलब सी क्या है पॉइंट है, मतलब वर्टेक्स है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम करने हैं। चलिए अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लेट करके सबसे पहला काम ये क्या करेंगे आप, एक के कोऑर्डिनेट्स क्या है, आए जरा बताऊं क्या है 2,4 है, तो यहां मैं क्या लिखूंगा 2,4। और आप सब जानते हैं पहले एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं x1, y1 बोलते हैं। क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगा। उसके बाद बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, मतलब 3,-4 है, 3,-4 है, और सेकंड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं x2, y2 बोलते हैं। उसके बाद थर्ड वर्टेक्स के हमने क्या बोला सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है x3, y3, क्या है x3, y3, और यही हमें मालूम करना है, हम थर्ड वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स को हम यही बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद जी क्या है सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है हमारे को 3,1 गिवन है, तो ये आ गया 3,1, और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं x, y बोलते हैं। तो स्टूडेंट यहां तक तो क्लियर होगा, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होना चाहिए। बहुत आसान सी बात थी, मैंने आपको बता दी। ये बताने के बाद आपको क्या करना है, यूज करेंगे किसको यूज करेंगे, बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेंट्रॉइड, सिर्फ ये लिख दिएगा यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला। क्लियर है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, बताया था ना आपको, x के लिए क्या होता है x1 प्लस का x2 प्लस का x3 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है। पहले x के लिए काम कर लेते हैं, उसके बाद y के लिए भी कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात इंशाल्लाह नहीं होगी। तो आए जरा x, देखिए भाई x क्या है हमारे पास, आए जरा दिखाओ, x क्या है हमारे पास 3 है, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल टू x1 क्या है, x1 हमारे पास क्या है
2 है तो ये आ गया 2 प्लस x2 क्या है, आए जरा, x2 क्या है 3 तो ये आ गया 3 प्लस x3 क्या है, हमें नहीं पता, x3 तो x3 है, ये तो हमें मालूम करना है, डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 3 है डिवाइड में, ये इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा स्टूडेंट्स, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, और 3 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 मैं क्या लिख दूंगा 9 लिख दूंगा। उसके बाद इक्वल टू 3 प्लस 2 कितना होगा 5 होगा, तो ये आ जाएगा 5 प्लस का x3, हमें तो x3 मालूम करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये प्लस का 5 है इक्वल टू को दूसरी साइड ले जाऊंगा, क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा ना, तो इक्वल टू x3, 9 माइनस 5 कितना होता है 4 होता है। तो हमें इस तरीके से x3 की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत आसान सी कैलकुलेशन थी, इंशाल्लाह कोई मुश्किल बात नहीं लगी होगी। चलो अब बात करते हैं y के लिए। y का क्या फॉर्मूला होता है, y बराबर होता है y1 प्लस का y2 प्लस का y3 डिवाइडेड बाय 3। आए जरा इसको भी सॉल्व कर ले। आए जरा y की क्या वैल्यू है, यहाँ देखे 1 है, यहाँ देखे 1 है, क्लियर है, तो ये आ गया 1 इक्वल टू y1 क्या है, आए जरा दिखाऊं, y1 किसके बराबर है 4 के बराबर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद y2 किसके बराबर है, y2 बराबर है किसके माइनस के 4 के, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 प्लस y3 तो हमें मालूम करना है, y3 तो हमें मालूम करना है ना, तो ये आ जाएगा y3 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, यहाँ जो 3 है वो डिवाइड में, हम इसको इक्वल टू दूसरी साइड ले जाएंगे, किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ सिर्फ क्या लिखूंगा 3 लिखूंगा। अब यहाँ देखें, ये प्लस का 4 है, ये आ गया प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 4 हो गया प्लस का y3, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ देख, प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, प्लस का 4 माइनस का 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और y3 की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, y3 की हमारे वैल्यू क्या आ जाएगी 3, क्लियर है। इस तरीके से हमने थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को मालूम कर लिया। बहुत आसान सा सवाल था स्टूडेंट, बहुत आसान सवाल था, और ये पेपर में भी आ चुका है, पास पेपर में, क्लियर है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा hence the coordinates of the third vertex is क्या है 4,3 क्लियर है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, सही है, तो भूलिएगा नहीं लिखना। और हमने थर्ड वर्टेक्स का पॉइंट क्या बोला था, सी बोला था, क्लियर है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने इस क्वेश्चन को, बहुत आसान था, मेरे को करवाने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 को इतनी गहराई में समझाया था। ये तो आपके लिए बहुत आसान सा काम था ना। तो अब जल्दी से अब मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी वजह से मैं आज जो वीडियो बना रहा हूं वो क्या है, इन सेंटर है। तो लेट्स मूव टुवर्ड इन सेंटर कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर समझते हैं कि इन सेंटर क्या है। तो आपको समझाऊंगा, पहले आप यहाँ पर कहीं भी फोकस अभी ना करें, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। तो अभी थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाएं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा ये क्या है, क्लियर है। तो पहले समझते हैं कि इन सेंटर है क्या। तो देखिएगा, मैं आपके सामने सबसे पहले क्या बनाऊंगा, एक ट्राइंगल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, एक ट्राइंगल बनाऊंगा। यह आ गया एक ट्राइंगल। अब यहाँ पर सबसे पहले रिवाइज तो करा दूं, सेंट्रॉइड क्या होता है कि यहाँ पर ए वर्टेक्स, या गया बी वर्टेक्स, या गया सी वर्टेक्स। हम ए वर्टेक्स से एक लाइन निकालते थे सेंट्रॉइड के अंदर, और वो अपोजिट साइड को जाके क्या करती थी, दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती थी, और उसके बाद उसको हम कहते थे मीडियन। और ए के वर्टेक्स आता था तो हम क्या बोलते थे, मीडियन ऑफ ए। इसी तरीके से बी के वर्टेक्स से एक लाइन निकलती थी, वो जाके सामने वाली साइड को, अपोजिट साइड को क्या करती थी, दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती थी, और उसको हम कहते थे मीडियन ऑफ बी, क्योंकि बी के वर्टेक्स से आती थी। और उसके बाद सी वर्टेक्स से भी एक लाइन निकलती थी, वो जाके 30 मतलब अपोजिट साइड को जाके दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती थी, और उसको हम कहते थे मीडियन ऑफ सी। जहां पर ये तीनों के तीनों इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। अब यहां बात करने जा रहे हैं इन सेंटर के। देखिए डिफरेंस पता होना चाहिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अब हम समझने जा रहे हैं इन सेंटर को। इन सेंटर में बिल्कुल उलट काम होता है। होता यह है कि हम एक वर्टेक्स से लाइन तो निकालेंगे, लेकिन वो लाइन ऐसे निकालेंगे स्टूडेंट कि वहां पर मतलब ए वर्टेक्स में जो एंगल बन रहा होगा ना, वो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाए, समझे। तो मैं यहां पर एक ऐसी ए वर्टेक्स ऐसी लाइन निकालूंगा जो क्या करेगी, सामने वाले अपोजिट साइड को तो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं करेगी, लेकिन अपने ऊपर बनने वाले एंगल को क्या करेगी, दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगी। फॉर एग्जांपल, अगर यहां पर ए के वर्टेक्स से जो एंगल बन रहा था वो 60 डिग्री था, कितना था
60 डिग्री। अब मैंने लाइन जो निकाली, एक ऐसी लाइन निकाली जिसने इन एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। मतलब अब जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री यहां से बनेगा और 30 डिग्री वहां से बनेगा, तो बन गया ना, तो बराबर एक ऐसी लाइन निकाली ना। अब इसी तरीके से बिल्कुल सेम काम मैं यही करूंगा। क्या करूंगा, बी के वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन निकालूंगा जो बी के वर्टेक्स में एंगल जो बन रहा होगा वो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। फिर वो एग्जांपल कि अगर यहाँ 60 डिग्री का पूरा एंगल था, मैंने एक ऐसी लाइन निकाली जिसकी वजह से जो एंगल था वो बराबर हिस्सों में तकसीम हो, 30 डिग्री यहां से भी बन रहा होगा और 30 डिग्री यहां से भी बन रहा होगा। क्लियर है। अब मैंने सी वर्टेक्स से भी एक ऐसी लाइन निकाली और ऐसी लाइन निकालते वक्त मैंने ध्यान ये रखा कि एंगल क्या रहे, तकसीम डिवाइड में हो, तकसीम बुध के बराबर हो। मतलब कि ऐसी लाइन मैंने ऐसे निकाली कि सी के वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल बन रहा था ना वो बराबर, इस समय मैंने लाइन निकाल के तकसीम कर दिया। 30 डिग्री यहाँ भी हो गया, 30 डिग्री यहाँ भी हो गया। क्लियर है। तो अब सपोज किया हुआ है, पता चले आप बोले सर 60 डिग्री आपने कहाँ से लाया, नहीं मैंने सपोज करा है सिर्फ आपको समझाने के लिए। क्लियर है। चले अब जो ये लाइन तीनों जो एक इंटरसेक्शन ऑफ द क्या है, और एक और मेन बात, ये तो मैंने बताया ही नहीं किसका इंटरसेक्शन हो रहा है। देखिए मैंने जैसा आपको बताया था सेंट्रॉइड के केस में हम ए वर्टेक्स से एक लाइन निकालते थे जो जाके सामने वाले साइड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती थी, तो उसको हम क्या बोलते थे, मीडियन बोलते थे। लेकिन यहां पर अगर एक ऐसी लाइन निकले वर्टेक्स से जो अपने ऊपर बनने वाले एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, तो हम उसको बोलते हैं इंटरनल बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं हम उसको, इंटरनल बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इंटरनल बाइसेक्टर। और ए के वर्टेक्स से निकला है तो हम क्या बोलेंगे, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए बोलेंगे। और इसी तरीके से बी के वर्टेक्स से निकला है तो ये कहलाएगा इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ बी, और सी के वर्टेक्स से निकलेगा तो कहलाएगा इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ सी। बाइसेक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट बराबर हिस्सों में तकसीम करना। क्या होता है, बराबर हिस्सों में तकसीम करना। क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगा। और ये जहां पर ये तीनों इंटरनल बाइसेक्टर क्या होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं स्टूडेंट, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, इन सेंटर बोलते हैं। इंशाल्लाह क्लियर हो चुका होगा, कोई मसला यहां तक, इंशाल्लाह नहीं होगा। क्लियर है। तो अब यहां सवाल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 इसके अंदर ही हम बात करेंगे इन सेंटर की। तो बहुत आसान सा टॉपिक है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। और इसका फॉर्मूला बता दूं तो फॉर्मूला क्या होता है, इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के लिए क्या होता है, ax1, यहां लिखना बोल गया 1, ax1 प्लस का bx2 प्लस का cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। सही है। और y के लिए क्या होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स मालूम करते हैं ना स्टूडेंट, जो इन सेंटर उसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलेंगे, x, y, x और y की वैल्यू चाहिए, फॉर्मूला है ना हमारे पास ये रहा। तो y के लिए क्या है, ay1 प्लस का by2 प्लस का cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। क्लियर है। ये आपके पास इन सेंटर का फॉर्मूला है, कोई मुश्किल तो है ही नहीं स्टूडेंट। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला फिर याद करा दूं आपको ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या था, x के लिए x1 प्लस का x2 प्लस का x3 डिवाइडेड बाय 3, और y के लिए क्या था, y1 प्लस का y2 प्लस का y3 डिवाइडेड बाय 3। ये था सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। क्लियर है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, रिवाइज करा दूं, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद रखें, इंशाल्लाह याद हो जाएंगे, मैं 3 दफा बोलूंगा याद हो जाएगा इंशाल्लाह। क्लियर है। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, किसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करें, हम बता रहा ना, ऑफ द इन सेंटर, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम करें। इतनी सी बात बोल रहा है। आया और उससे पहले एक और काम ये बता दूं, आप लोग कंफ्यूजन में होंगे कि सर x1 x2 x3 हमें समझ में आ गया क्या है, लेकिन ये a b c जो आ रहा है वो है क्या, तो इसको भी समझ ले, पूरी बात कंप्लीट करें ना, ताकि बाद में परेशानी ना हो। चले मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊं, तो ध्यान से देखिएगा। ए क्या होता है, तो याद रखिएगा ये वर्टेक्स है, इसकी अपोजिट साइड पर क्या होगा, इसकी साइड होगी, और हम इसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। बी के अपोजिट में क्या होता है, बी साइड होती है। सी के वर्टेक्स के अपोजिट में क्या होता है, सी साइड होती है। तो ये साइड है, क्या है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। क्या कहलाती हैं ये साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल कहलाती हैं। और जो ए बी सी मैंने जो बनाया है वो वर्टेक्स है ट्राइंगल के। क्लियर है, ट्राइंगल के वर्टेक्सेस है। क्लियर है इंशाल्लाह, फिर बताऊंगा। ये जो ए बी सी है स्टूडेंट, वो ट्राइंगल के वर्टेक्सेस हैं, और ट्राइंगल की साइड्स भी तो है ना, उन साइड को हम कैसे बताते हैं,
अगर ए मैंने यहाँ लिखा है, अगर मैंने ए वर्टेक्स को मतलब वर्टेक्स को मैंने क्या बोला, ए वर्टेक्स बोल दिया, नाम दे दिया ए का, तो बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पर, बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पर उसकी साइड होगी और वो कहलाएगी स्मॉल ए से। क्लियर है? और बी वर्टेक्स यहाँ बोला है तो बी के बिल्कुल अपोजिट में उसकी साइड होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल बी। और सी वर्टेक्स के बिल्कुल अपोजिट में देखेंगे तो उसकी साइड होगी ट्राइंगल की सी। क्लियर है? तो ये ए बी सी। अब आपका सवाल पैदा ये होगा, सर ये ए और बी सी कहां से आएगा? टेंशन क्यों लेते हैं? टेंशन नहीं लेनी आपको। अगर मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये बता दूं कि हमें ये साइड पूरी की पूरी ए है ना, आप बोलेंगे सर बिल्कुल ए है, तो अगर मैं बी से लेके सी तक का डिस्टेंस मालूम कर लूं, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस मालूम कर लूं, तो क्या मुझे ए की वैल्यू नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। इसी तरीके से ए से लेके बी तक का अगर मैं डिस्टेंस मालूम कर लूं, मतलब डिस्टेंस का मतलब क्या है, लेंथ है, कि यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है, अगर ये मालूम कर लूं तो इसका मतलब मुझे क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। और इसी तरीके से सी ए का डिस्टेंस मालूम कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। टेंशन क्लियर? ए बी सी कहां से आ रहा है? इंशाल्लाह क्लियर है। सवाल की तरफ पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, हुस, जिसका, हुस का मतलब क्या होता है, जिसका। एंगुलर पॉइंट हमें क्या दिए गए हैं यहाँ पर। आपको मैं इसका एक पहला पार्ट करवाऊंगा स्टूडेंट्स, आपको सेकंड पार्ट खुद करना है, और ऑर्थो सेंटर का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दूंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट, सवाल नहीं है यहाँ पर, सिर्फ कॉन्सेप्ट दे दूंगा। क्लियर है? ताकि आपको कोई मसला ना हो। चलिए क्लियर, चलें आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारे को पहला पॉइंट मतलब दिया हुआ 2,8, 8,2 एंड 9,9। तो मैंने ए पॉइंट इसको बोल दिया 2,8 को, बी क्या बोल दिया 8,2 को, और सी क्या बोल दिया 9,9 को। क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगा। अब यहां पर वही कॉन्सेप्ट लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा। अब हमें क्या मालूम करना है, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। तो यहां लिख दिया मैंने, लेट ए क्या है, इसके कोऑर्डिनेट साथ लिखूंगा, बी क्या है, इसके कोऑर्डिनेट साथ लिख दिए, और ए एंड सी क्या है, उसके कोऑर्डिनेट साथ लिख दिए। ये है क्या, वर्टिसेस है किसके, ट्राइंगल के। बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल के, जिसको हमने बोला ए बी सी बोला है, तो यहां लिख दिया। एंड और हमें क्या मालूम करना है वो भी तो बता देना। तो हमें मालूम करना क्या है, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। सो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर। इतनी सी बात आपको लिखनी पड़ेगी। क्लियर है? चलें अब हम किसके जरिए बताएंगे इसको, यूजिंग इन सेंटर फॉर्मूला, क्योंकि सवाल में इन सेंटर का जिक्र आ चुका है ना स्टूडेंट। तो इन सेंटर का जिक्र आ चुका है तो इन सेंटर का फॉर्मूला लाजमी लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो यहाँ मैंने एक्स के जो फॉर्मूला है वो उसको मैंने इक्वेशन नंबर ए बोल दिया, और वाई के लिए जो फॉर्मूला है उसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर बी। रिवाइज करा दूं फॉर्मूले को, भूल तो नहीं गए? फिर आते आता हूं। क्या होता है एक्स के लिए, ए एक्स1 प्लस का, बी एक्स2 प्लस का, सी एक्स3 डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी। और वाई के लिए क्या होता है, ए वाई1 प्लस का, बी वाई2 प्लस का, सी वाई3 डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी। ये वाई के लिए होता है। इंशाल्लाह क्लियर है। अब हमारा काम क्या है, हमें x1 की वैल्यू पता है, x2 की वैल्यू पता है, x3 की वैल्यू पता है, लेकिन हमें परेशान कौन कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है ए बी सी। हमारे पास ए बी सी की वैल्यू नहीं है, तो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट क्या, ए की वैल्यू। तो यहां पर किसके लिए काम करेंगे, पहले फॉर ए। किसके लिए काम करेंगे, फॉर ए। ए क्या है, आए जरा दिखाऊं, ए क्या है, बी और सी का डिस्टेंस है। ए क्या है, बी और सी का डिस्टेंस है। ये ए है, ये बी के अपोजिट वाली साइड बी है, और सी के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, सी होती है। क्लियर है? तो अगर हम ए मालूम करना चाहते हैं तो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। सही है? तो फॉर ए, तो मैं यहां लिख देता हूं, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन किसके दरमियान का, बी एंड सी। क्लियर है स्टूडेंट्स? इंशाल्लाह क्लियर होगा। जल्दी से करवाऊंगा, टाइम बचाऊंगा, आपका टाइम बहुत कीमती है, मेरा भी टाइम बहुत कीमती है। क्लियर है? तो जल्दी से बढ़ते हैं आगे, सवालों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम किसके दरमियान का डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, बी और सी का। तो यहाँ पर किसको यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला को। तो यूज करें डिस्टेंस फॉर्मूला को, यूज करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं क्या करता हूँ, लेट ए क्या है पहले तो पता चले ना, बी और सी का डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं ना, तो बी वर्टेक्स का पता होना लाजमी है। बी क्या है, बी हमारे पास वर्टेक्स क्या है 8,2, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,2 है, और पहले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, x1, y1 बोलते हैं। तो ये आ गया x1, y1। और इसी तरीके से c के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता होने चाहिए। क्या है c के कोऑर्डिनेट्स,
9,9 है, तो ये आ गया 9,9। दूसरे कोड मतलब दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? x2, y2, x2, y2 बोलते हैं। b मालूम कर रहे हैं हम, क्या मालूम कर रहे हैं? स्मॉल b क्या होता है? साइड ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर है? तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? we have to find the distance between किसके दरमियान का? आए जरा देखते हैं किसके दरमियान का। तो आए जरा b को मुझे मालूम करना है, b साइड को मुझे मालूम करना है, तो मुझे किसके दरमियान का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा? आप सबका जवाब आ चुका होगा सर, अगर आप c और a का डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं तो हमें b ही मिलेगा। तो बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट, आपने बिल्कुल सही सोचा। तो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन c एंड ए। क्लियर है? तो सी और ए का डिस्टेंस मालूम करेंगे तो हम क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। तो जल्दी से करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो लेट सी क्या है? सी के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे तो पता चलेगा ना। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 9,9 है। तो यहाँ क्या लिखूंगा? 9,9। और पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं? x1, y1 बोलते हैं। और उसके बाद क्या है? ए क्या है? ए के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे 2,8 है, तो ये आ गया 2,8। उसके बाद दूसरे पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं? x2, y2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? डिस्टेंस फॉर्मूला है d = x2 माइनस का x1 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 के ऊपर स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो हम डिस्टेंस किसके दरमियान का निकाल लें? c और a का, और वो किसके बराबर आएगा? b के। तो b बराबर आएगा किसके? C और A के डिस्टेंस के, और D और D का डिस्टेंस किसके बराबर आएगा? तो आए देख लेते हैं। तो देखिएगा x2 क्या है? x2 हमारे पास क्या है? 2 है, तो ये आ गया 2 माइनस x1 क्या है? 9, तो ये आ गया 9 और उसके ऊपर क्या है? स्क्वायर है। उसके बाद प्लस आ गया। y2 क्या है? y2 को देखते हैं। y2 क्या है? 8 है, तो ये आ गया 8 माइनस y1 क्या है? 9, तो ये आ गया 9 और उसके ऊपर क्या है? स्क्वायर है। तो जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, इंशाल्लाह टेंशन नहीं होगी। चलें, तो b हमारे को मिलेगा, है ना। तो आए जरा देखें, 2 - 9 क्या होगा? 9 - 2 क्या होता है? आप बोलेंगे सर 9 - 2 तो 7 होता है, और हमें माइनस का 7 के ऊपर स्क्वायर है, माइनस के 7 के ऊपर क्या है? इसके लिए मैं करवा देता हूँ, टेंशन ना लें आप लोग। तो देखें 2 - 9 हमें क्या मिलेगा? माइनस का 7 क्यों मिलेगा? बड़ा नंबर कौन सा है? 9, उसके साथ साइन कौन सा है? नेगेटिव, बड़े नंबर का साइन आता है। तो यहाँ पे आ गया 9 - 2 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 9 - 2 क्या होगा? 7, तो ये आ गया इसके बाद स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, लेकिन बड़ा नंबर कौन सा है? 9, उसके साथ साइन कौन सा है? नेगेटिव, ये आ गया नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, 9 - 8 1, तो ये आ गया 1। तो बड़े नंबर का साइन आता है एडिशन के अंदर या सब्ट्रैक्शन के अंदर। क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगा। चलें, और एक और बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि -7 हो और उसके ऊपर पावर क्या हो? इवन हो, 2, 4, 6 ऐसी कोई पावर हो तो माइनस का साइन नहीं लिखते। तो इसका मतलब मैं सिर्फ क्या करूंगा? 7 × 7 = 49 आ जाएगा, प्लस का -1 के ऊपर स्क्वायर है, माइनस नहीं लिखूंगा, सिर्फ 1 का स्क्वायर कर दूंगा, क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही तो होता है। और 49 + 1 क्या होगा? √50 आ जाएगा हमारे पास आंसर। क्लियर है? तो इसको आप कैलकुलेटर में करके देखिएगा, फर्दर सॉल्व हो रहा हो तो कर दीजिएगा, सही है? आप लोग कर दीजिएगा अगर हो रहा हो तो, सही है? तो अभी कैलकुलेटर मेरे हाथ में नहीं है तो मतलब मैं भी कर देता, क्योंकि अभी टाइम भी आपका वेस्ट नहीं करना मुझे। तो यहाँ पर ये आ गया C, A और इसके ऊपर, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? B की वैल्यू भी आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? B की वैल्यू भी आ गई। अब हमारी बारी किसकी है? C की वैल्यू को मालूम करना है। अब C की वैल्यू को मालूम करना है ना स्टूडेंट्स, तो काम ये करता हूँ, ये आपको समझ में आ गया डायग्राम, है ना? आ गई ना डायग्राम समझ में? मिटा दो इसको, बिल्कुल मिटा देता हूँ, आपको समझ में तो आ गई ना। चले, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। चले, आप आगे यहाँ बढ़ते हैं। किसके लिए काम करेंगे? फॉर किसके लिए स्टूडेंट? सी के लिए काम करेंगे। और सी क्या है? सी क्या है? सी मैं आपको बता देता हूँ, या ट्राइंगल बना के देखिएगा, बड़ा बना देता हूँ ताकि समझ में आए ना, कोई मसला ना हो। तो ये आ गया A, ये आ गया B, ये आ गया C, A के अपोजिट वाली साइड A, B के अपोजिट वाली साइड B और C के अपोजिट वाली C। तो हमें C मालूम करना है तो A और B का डिस्टेंस मालूम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? we have to find the distance between A and B। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या करेंगे?
किसको यूज करेंगे स्टूडेंट? लेट। सबसे पहले क्या करेंगे? लेट। ए क्या है हमारे पास? ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास क्या है? 2,8 है, 2,8 है। और पहले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? x1, y1। और इसी तरीके से दूसरा बी क्या है हमारे पास? बी हमारे पास क्या है? 8,2 है, 8,2 है। क्लियर है? तो हमें यहाँ पर दूसरे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? x2, y2 बोलते हैं। अब यहाँ किसको यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? लिखिएगा जरूर। d बराबर होता है किसके? x2 माइनस का x1 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक इंशाल्लाह क्लियर होगा। सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला अभी तक, सही लिखा है आपके सामने। क्लियर है? तो d क्या है? किसके दरमियान का डिस्टेंस है? ए और बी का। और ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे, वो किसके बराबर आएगा? सी के बराबर आएगा। तो सी बराबर हुआ किसके? ए बी के डिस्टेंस के, ए बी के डिस्टेंस के। और ए बी का डिस्टेंस बराबर होगा किसके? x2 माइनस x1 करके पता चलेगा ना। तो x2 क्या है? 8 है, तो यह आ गया 8 माइनस x1 क्या है? 2 है, तो यह आ गया 2 और इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 2 है, तो यह आ गया 2 माइनस y1 क्या है? 8, तो यह आ गया 8 और उसके ऊपर क्या आ गया? स्क्वायर। तो याद रखिएगा, मैं डायरेक्ट करूंगा, ध्यान से देखिएगा। 8 माइनस 2 क्या होता है? 6 होता है। 8 माइनस 2 क्या होता है? 6 होता है। और 6 के ऊपर क्या है? स्क्वायर है। 6 का क्या होता है? 36, तो यहां लिखूंगा 36 प्लस 2 माइनस 8 क्या होता है? 6 होता है। माइनस का 6 होता है, सॉरी माइनस का 6 होता है। और माइनस के 6 के ऊपर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 36। सही है? पावर इवन होने की वजह से माइनस को नहीं शो कराऊंगा, तो सिर्फ 6 का स्क्वायर कर दूंगा और 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। क्लियर है? और 30 और 30 कितने होते हैं? 60 और 60 और 6 कितने होते हैं? 62। मतलब रूट 72 हमें मिल जाएगा। क्या? सी की वैल्यू। और सी की वैल्यू कैसे मिली? ए बी का डिस्टेंस हमने जब मालूम किया। क्लियर है? तो यहां तक इंशाल्लाह आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। बहुत आसान सी कैलकुलेशन थी, मैं ना भी कराता तो आप लोग कर लेते। इतनी आसान कैलकुलेशन है ना। चले, अब यहां तक हमें ए और बी और सी मालूम होगा ना। तो अब क्या करें? इनको हमने मालूम किस लिए किया था? हमें तो इनके अंदर पुट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? ए बी सी की वैल्यू किसके अंदर पुट करूंगा? इन इक्वेशन नंबर ए। फिर ए बी सी की वैल्यू में किसके अंदर पुट करूंगा? इक्वेशन नंबर बी। क्लियर है? और हमें x1 x2 तो हमें पता है, तो आपको पता है, मैं आपको बता दूंगा। ये रहा, ये आपके सामने पहले भी शो करा चुके हैं हम लोग, पहले हम शो करा चुके हैं, तो उस बारे में टेंशन आपको नहीं लेनी। क्लियर है? तो मैं आपके सामने इसको रब कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम आगे आखिरी काम जो रह गया उसको करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी हमने जो वैल्यू निकाली थी ना ए की, तो मैंने गड़बड़ ये करी थी स्टूडेंट्स के यहाँ पर मैंने 8,2 की जगह 3,2 लिख दिया था। तो मैंने उसको सही कर दिया। यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर मैंने 8,2 के हिसाब से सॉल्व करा, तो मुझे ए की क्या वैल्यू मिली? √50। और √50 को जब मैंने कैलकुलेटर में डाला तो मुझे क्या मिला? 5√2। तो यहाँ से देखिएगा, पहले बी और सी का डिस्टेंस निकाल लेते तो हमें क्या मिल रहा था? ए मिल रहा था ना। क्या मिल रहा था? ए। तो यहाँ पर 8,2 पहले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? x1, y1। इसी तरह सी क्या कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 9,9। और दूसरे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? x2, y2। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 क्या है? 9 माइनस उसके x1 क्या है? 8। तो यहाँ प्लस y2 क्या है हमारे पास? 9, यह आ गया 9। और y1 क्या है? 2, तो यह आ गया 2। 9 माइनस 8 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 क्या होता है? 7, तो 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 1 50 का जो हमने रूट निकाला तो हमें क्या मिला? 5√2 मिल गया। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? जो हमारे पास ए बी सी की जो वैल्यूज आई हैं उनको इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे और इस पूरे को मैंने इक्वेशन ए बोल दिया। क्लियर है? ताकि हमें बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। क्लियर है यहाँ तक इंशाल्लाह? तो हेयर करके लिखेंगे ए बी सी, जो हमारे पास है ए बी सी की जो हमारे पास वर्टेक्स है ना, उनके पॉइंट्स को लिख देंगे, उनको बता देंगे x1 क्या है, y1 क्या है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर अब हमारे पास क्या है इक्वेशन है? ये x के लिए क्या है? x बराबर है किसके? यहाँ देखें x1, ए क्या है हमारे पास? ए हमारे पास अभी क्या निकला? 5√2 निकला ना। तो ये आ गया 5√2 निकला था। उसके बाद यहाँ बात खत्म नहीं होगी। उसके बाद x1 क्या है? 2 है, तो ये आ गया 2। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद प्लस है, तो ये आ गया प्लस। उसके बाद क्या है? बी हमारे पास क्या निकला है? 5√2 निकला है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा? 5√2 लिखूंगा। उसके बाद यहाँ देखें x2 है। x2 क्या है हमारे पास? 8 है, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं? 8 लिखूंगा। उसके बाद फिर प्लस आएगा। उसके बाद क्या? सी हमारे पास क्या निकला है? 6√2। जब आप √72 को जब आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा?
6√2 मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं 6√2 लिखूंगा और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करूंगा x3 से। x3 क्या है 9 है तो ये आ गया 9। उसके बाद डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c है तो a क्या है 5√2 है, a क्या है 5√2 है। उसके बाद प्लस करूंगा b क्या है 5√2 है तो ये आ गया 5√2 प्लस उसके बाद c क्या है 6√2 है तो ये आ गया 6√2 आ गया। क्लियर है? अब अगर मैं आपको गौर करवाऊं तो आपको पता है क्या चीज नजर आएगी। तो आप बोलेंगे सर यहाँ भी √2 आ रहा है, यहाँ भी √2 आ रहा है, यहाँ भी √2 आ रहा है और डिवाइड में देखेंगे तो यहाँ भी √2 आ रहा है, यहाँ भी √2 आ रहा है, यहाँ भी √2 आ रहा है। क्या हम √2 को कॉमन नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। तो मैं √2 को क्या ले लेता हूँ कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ देखिएगा √2 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा अंदर? यहाँ बचेगा 5 दा, चले मैं लिख देता हूँ 5 दा क्या होता है 10 होता है प्लस ये आ गया प्लस 5 8 दा 40 तो ये आ गया 40 प्लस ये आ गया प्लस 9 6 दा क्या होता है स्टूडेंट? पता है ना स्टूडेंट? नहीं बताएंगे? चले मैं बता देता हूँ 9 6 क्या होता है 9 5 49 6 क्या होता है 54। उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या होगा √2 में से तो कॉमन निकाल लूंगा। यहाँ से भी √2 कॉमन आ गया। यहाँ देखिए 5 प्लस यहाँ क्या बच गया 5 प्लस यहाँ भी क्या बच गया 5 उसके बाद प्लस हाँ सही है उसके बाद प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 6। क्लियर? सिर्फ √2 को मैंने कॉमन ले लिया। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इसको ऐड कर लेंगे तो ऐड करें क्या 40 प्लस 10 कितना होगा 50 और 50 प्लस 50 कितना होगा 100 104 आ जाएगा। x के ऊपर क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में 104 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में देखें तो 5 प्लस 5 क्या होता है 10 10 प्लस 6 क्या होता है 16। तो यहाँ देखें तो मैं क्या करता हूँ 2 8 दा क्या होगा 16 होगा 2 5 दा 10 2 2 दा 4 आगे कट रहा है तो देखें 2 2 दा 4 1 इसको दिया 2 6 दा 12 और यहाँ जाएगा 2 4 दा 8। तो यहाँ देखें 4 1 दा 4 और 4 के टेबल में 26 तो आता नहीं है स्टूडेंट्स। रुक जाए मिनट तो ये आ गया 4 तो अब यहाँ 2 2 दा 4 और ये क्या होगा 2 1 दा 2 2 2 दा 6। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया लास्ट आंसर क्या आया x की वैल्यू क्या आई हमारे पास x की वैल्यू आ गई 13 डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेटर में डालेंगे 2 मिनट में आ जाएगी। क्लियर है? तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आई 13 डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे y के लिए भी तो काम करना है ना, y भी तो है ना हमारे सामने। तो y के लिए काम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे y के लिए काम। यहाँ करवा देता हूँ। टेंशन किस बात की आप लोगों को? हाँ टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को बस। तो देखिएगा अब y के लिए काम करेंगे तो y किसके बराबर है a/1। a क्या आता है हमारे पास a हमारे पास 5√2 है ना तो a हमारे पास क्या है 5। इसको भी मैं ब्लू से करवाता हूँ ना यार क्या बोलते हैं आप लोग। तो a हमारे पास क्या है 5√2। उसके बाद y1 से मल्टीप्लाई y1 क्या है 8 है तो ये आ गया 8। उसके बाद क्या है प्लस ये क्या है इसके बाद प्लस b क्या था हमारे पास 5√2 था b क्या था हमारे पास 5√2 था। उसके बाद y2 क्या है 2 है तो ये आ गया 2। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं ध्यान से देखते जाइएगा। उसके बाद प्लस उसके बाद क्या c क्या है हमारे पास c हमारे पास क्या था दिखाया था ना मैंने आपको निकाल के 6√2 क्या है 6√2। उसके बाद किससे मल्टीप्लाई कराएंगे y3 से। y3 क्या है 9 है तो ये आ गया 9 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। a क्या है हमारे पास 5√2 है a क्या है हमारे पास 5√2 प्लस b क्या है हमारे पास 5√2 प्लस और c क्या है हमारे पास 6√2। क्लियर है? चले अब इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं। √2 इनमें से भी कॉमन आ जाएगा तो √2 को मैं फटाफट कॉमन निकाल लेता हूं तो ये आ गया √2 कॉमन। तो डिवाइड में भी क्या आ जाएगा √2 कॉमन। क्या बचेगा यहाँ क्या बचा 5 प्लस का 5 प्लस का 6। क्लियर है? और ऊपर देखते हैं तो यहाँ देखिएगा √2 निकल गया तो 8 5 से क्या होता है 40 होता है प्लस √2 निकल गया तो 5 2 क्या होता है 10 होता है प्लस √2 निकल गया तो क्या होगा 9 6 54 आ जाएगा। ये तो बिल्कुल सेम लग रहा है। क्या हो गया सही सेम ही आ रहा है वैसे तो। चलें तो बिल्कुल वही वैल्यूज आ गई। 14 प्लस क्या होगा √2 से √2 कैंसिल हो गया। उसके बाद 14 प्लस क्या होगा 50 और 50 प्लस 54 क्या होगा 104 डिवाइड बाय 5 प्लस क्या होगा 10 प्लस 6 क्या होगा 16 और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 13 डिवाइडेड बाय 2 मिल जाएगा। तो हमारे पास y और x की वैल्यू क्या आई है सेम आई है। और ये हमें किसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए स्टूडेंट? आप बोलेंगे सर इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो स्टूडेंट यही काम था हमारा करने का। ऑर्थो सेंटर का कॉन्सेप्ट आपको जरूर दूंगा। आप पहले स्क्रीनशॉट लें फिर आपको आगे बताता हूँ ऑर्थो सेंटर क्या है। और उससे पहले आपको ये भी बताऊंगा कि आंसर सही आया है कि नहीं। सही है? तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
सो स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तुम्हें यहाँ पर बस एक चीज लिखना बाकी है, हैंस करके लिख दीजिएगा रिजल्ट के तौर पर। हैंस एंड में आगे क्या लिखेंगे, हैंस क्या लिखेंगे, आई बराबर है किसके, हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, क्या है, एक्स के लिए क्या ही वैल्यू है, दोनों की सेम ही आई है, 13 डिवाइड बाई 2 13 डिवाइड बाय 2। ये हमने क्या बोल दिया, इन सेंटर को हमने पॉइंट को क्या बोल दिया, आई बोल दिया, इन सेंटर के पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, आई बोल दिया। क्लियर है, तो ये हमने इसको डिनोट करा हुआ है इन सेंटर को आई से। क्लियर है यहाँ तक। तो जल्दी से आप मूव कर लेते हो स्टूडेंट कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नहीं, ऑर्थो सेंटर के कॉन्सेप्ट है, उसके बाद इस वीडियो को एंड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आखिरी कॉन्सेप्ट रह गया है, चलो इसको भी समझ लेते हैं, क्या है ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर बहुत आसान सी चीज़ है। तो आए जरा सबसे पहले ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, तो ट्राइंगल बना लूँ, बिल्कुल बना लेता हूँ। तो ये आ गया ट्राइंगल। तो अब यहाँ पर देखिएगा, अब मैंने इसको बोला वर्टेक्स ए, इसको मैंने बोला वर्टेक्स बी, इसको मैंने बोला वर्टेक्स सी। अब यहाँ समझते हैं कि वर्टेक्स देखिए आप लोगों को सबको समझा चुका हूँ। अब देखें सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट फिर रिवाइज कराऊंगा, क्यों कराऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रॉइड में हम क्या करते थे, वर्टेक्स से कोई भी वर्टेक्स से हम एक लाइन निकालते थे, वो क्या करती थी, दूसरी अपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते थे, तो हम उसको बोलते थे मीडियन। और उनके बाद हम हर एक लाइन निकालते थे, तीनों वर्टेक्सेस से वो क्या करती थी, अपोजिट साइड को जाके दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती थी। और जहां पर वो इंटरसेक्ट करती थी, तीनों मीडियंस क्या करते थे, जहां पर इंटरसेक्ट करते थे उसको हम बोलते थे सेंट्रॉइड। क्लियर है। उसके बाद हम इंटरसेक्ट मतलब इन सेंटर पर, उसके बाद कहाँ है, इन सेंटर पर। तो इन सेंटर क्या था, हम क्या कर रहे थे, वर्टेक्स, किसी भी वर्टेक्स हम एक लाइन निकाल लेते, वो क्या कर रहे थे, उस पर बनने वाले एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहे थे, तो हम उसको बोल लेते क्या, मतलब इंटरनल बाइसेक्टर। सही है। तो उन सारे मतलब ट्राइंगल के तीनों इंटरनल बाइसेक्टर जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे थे, हम उस पॉइंट को बोल रहे थे इन सेंटर। अब बात आ रही है ऑर्थो सेंटर की। तो याद रखिएगा, वर्टेक्स ए से एक ऐसी लाइन निकालूंगा जो सामने से क्या करे, सामने वाली साइड के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आप ए वर्टेक्स ए से एक ऐसी लाइन निकालेंगे जो सामने वाली साइड पर जाकर बराबर हिस्सों में, कंफर्म नहीं है कि बराबर हिस्सों में तकसीम करे, लेकिन क्या करेगी, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर देगी। क्लियर है। तो हम इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, हम इसको बोलेंगे एल्टीट्यूड ऑफ ए, क्योंकि ए के वर्टेक्स से निकला है। इसी तरीके से हम बी के वर्टेक्स से लाइन निकालेंगे, वो सामने वाली साइड के साथ कौन सा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का, उसको हम क्या कराएंगे, वो एल्टीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि बी के वर्टेक्स आई थी लाइन। और इसी तरीके से सी के वर्टेक्स से लाइन निकालूंगा, वो मतलब अपोजिट साइड के साथ कौन सा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का, और हम इसको क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड ऑफ सी बोलेंगे। और जहां पर ये तीनों एल्टीट्यूड क्या होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे स्टूडेंट ऑर्थो सेंटर। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसके सवाल अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट था, छोटा सा था, आसान सा था, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।